गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी महात्मा गांधी एंड विवेकानंद को ख़त्म कर लिया है। रविंद्रनाथ के बाद हम लोग औरोबिंदो करेंगे, ठीक है। एंड औरोबिंदो के बाद जो हमारा जॉन डीवी, पॉलो फ्रेरे, ये सारा कुछ है, इनसे रिलेटेड मैं छोटा छोटा कीवर्ड्स लेके आऊँगी। तो लंबा लंबा लेके नहीं आऊँगी, कोशिश करूँगी कि नहीं लेके आऊँ, बट मेरा मन मानता ही नहीं है। मुझे लगता है कि अरे छोटा पॉइंट से समझाने से अच्छा डिटेल में समझाऊँगी तो वो चीज़ याद रहेगा। तो मैं देखती हूँ क्या करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग सीधा यूनिट 3 या यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में से किसी जो भी मेरा मन करेगा मैं वो स्टार्ट करूँगी, 3 या 6 में से, ठीक है। और डोंट वरी, यूनिट 3 और 6 में इतना हंसाते एंड ऐसे चुटकुला के साथ पढ़ाऊँगी कि एकदम याद हो जाएगा। कोशिश यही करूँगी, बाकी देखते हैं। तो शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो वो क्या थे? वो एक ग्रेट फिलोसोफर थे, एक पोएट थे, एक नॉवेलिस्ट थे, यानी कि नोवेल जो लिखते वो, ड्रामेटिस्ट थे, कलाकार थे और एक प्रॉफिट थे, साधु संत ऋषि जो भी कह सकते हैं, ये सारे कुछ हैं वो, ठीक है। उनके फादर कौन है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये सब इंट्रो है, यहाँ से शुरू करते हैं। रूसो, चूँकि रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत सारा मिलता जुलता बात रूसो से होता है। क्यों? क्योंकि रूसो भी एक नेचुरलिस्ट हैं और वो इंडिविजुअलिटी पे बात करते थे। उनके अनुसार क्या था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है और हर एक इंडिविजुअल को अपना फ्रीडम और अपना मौका मिलना चाहिए। यही बात रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं। और इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर खुद भी क्या है कि इंडिविजुअलिस्ट और एक नेचुरलिस्ट हैं। वो बिलीव करते हैं कि राइट और फ्रीडम किसी भी इंडिविजुअल का अपने वे में होना चाहिए, इन हिज ओन वे, ठीक है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी वैसा ही होना चाहिए अपने तरीके से। वो अल्टीमेटली वो ये एक ही चीज़ चाहते थे और वो क्या था? यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, ये उनका कीवर्ड है। रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की बात की है, ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ें तो उन्होंने बोला हर एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट है और हर एक इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस क्या है वो भी डिफरेंट है। फाइन। फिर बोले कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है वो एक राइट सेंटर है किसी की एक्टिविटी का, जिसमें हम सोच की एकता को लेके आते हैं, यूनिटी ऑफ थॉट हो जाता है, सच्चाई, ये सब उनके टैगोर के ग्रेट फिलॉसफी का कीनोट है, ठीक है। यहाँ से देखना शुरू करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। पहला वैल्यू, वो एज एन इंडिविजुअलिस्ट माने जाते थे। इंडिविजुअलिस्ट क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते थे कि राइट टाइप ऑफ फ्रीडम देना इंडिविजुअल को ज़रूरी है। दूसरा, वो आइडियलिस्ट की तरह बिहेव करते थे। आइडियलिस्ट क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि कोई भी मैन जो है वो एक ही पाथ अपनाता है, अल्टीमेट रूट अपनाता है। किस लिए? ताकि वो अपने आप को जन्म और मरण से, यानी बर्थ और डेथ के साइकिल से लिबरेट कर सके, फ्री हो सके। और वो किस वैल्यू पे बिलीव करता था? एब्सोल्यूट वैल्यू पे। इसीलिए वो आइडियलिस्ट की तरह थे। फिर एज एन स्पिरिचुअलिस्ट की बात करें तो वो एक आध्यात्मिक भी थे। उनका कहना था कि हर एक इंडिविजुअल को क्या अटेन करना चाहिए? आध्यात्मिक परफेक्शन, आध्यात्मिकता अटेन होना चाहिए। तो वो बात की। वो एक ह्यूमनिस्ट की तरह भी थे। ह्यूमनिस्ट क्यों? मानवता क्यों? क्योंकि वो ब्रदरहुड, भाईचारा को प्रमोट करते थे। यूनिटी ऑफ मैन काइंड पे उनका बहुत फोकस था। वो कहते थे कि इवन गॉड जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? मैन पे। किस लिए? अपने यूनिवर्स को परफेक्ट करने के लिए। क्लियर? यानी कि अगर हम मैन काइंड एक हो जाएगा, एक जुट हो जाएगा, एकता आ जाएगी इनमें, तो हमारा यूनिवर्स भी परफेक्ट हो जाएगा। और इसलिए वो कहें कि एक भगवान भी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मैन काइंड पे, क्योंकि वही जो है उसके यूनिवर्स को, गॉड के यूनिवर्स को क्या कर सकता है? परफेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर वो एज अ नेचुरलिस्ट भी थे। एज अ नेचुरलिस्ट मतलब वो ग्रेट टीचर थे, ठीक है। फिर एज अ वेदांतिस्ट, वेदांता की तरह भी बात की, क्योंकि वो बिलीव करते थे वेदा पे और बोलते थे कि आई एम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ठीक है। तो ये वेदांतिस्ट भी थे। अगर हम एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उसमें सबसे पहला उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें सबसे पहला था हार्मोनी विथ ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स का मतलब है यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? नेचुरलिस्ट भी थे तो नेचुरलिज्म, ह्यूमनिस्ट भी थे तो ह्यूमनिज्म, आइडियलिस्ट भी थे तो आइडियलिज्म। इन सब चीज़ पे क्या होना चाहिए? हार्मोनी, एक जैसा होना चाहिए। और एजुकेशन कैसा होना चाहिए? इन सब चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए।
हारमोनी विथ ऑल थिंग का मतलब हम ये भी कह सकते हैं नेचर के साथ, हम नेचर के साथ मिलता जुलता होना चाहिए, सराउंडिंग के साथ मिलता जुलता होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमारा मजबूत होना चाहिए, हारमोनी होना चाहिए। तो इन सब की बात उन्होंने इस पॉइंट में कही थी। फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम की बात की। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम किसके लिए बेस्ट की, किस बेसिस पे बोले होंगे उन्होंने? नेचुरलिस्ट के बेसिस पे, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर एक इंडिविजुअल का यूनिक एबिलिटी है। फिर उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब हम खुद को एक्सप्रेस कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, हम कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है। फिर लास्ट उन्होंने बोला एक्टिव कम्युनियन विथ नेचर एंड मैन। एक्टिव कम्युनियन विथ नेचर एंड मैन का मतलब क्या है कि हम नेचर, प्रकृति और इंसान के साथ शेयरिंग हमारा हर समय एक्टिव हो, हर कुछ हम उन प्रकृति से भी सीखें, मैनकाइंड से भी सीखें, तो वो क्या हो, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। यानी टैगोर की बात करें ओवरऑल तो उनका कहना था कि एजुकेशन हमारा ऐसा होना चाहिए जो एक गुड थिंकर को प्रोड्यूस कर सके, एक अच्छा सोचने वाला प्रोड्यूस कर सके, एक अच्छा अचीवर प्रोड्यूस कर सके, अपने हर एक लाइफ में अचीव कर सके, फिजिकली फिट हो, इंटेलेक्चुअल हो, बौद्धिक क्षमता हो उसमें, मोरल हो, नैतिक हो, स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, ये सब उसके अंदर पहले से होना चाहिए। और एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो हमेशा रेडी होना चाहिए अपने सोसाइटी को सर्व करने के लिए किसी भी समय, यही वो टैगोर बोलते थे, ठीक है। फिर इन द स्ट्रिक्टली academic sense, Tagore was an educationist. He however expressed his educational ideals either directly or indirectly in numerous content. उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे कंटेंट के अनुसार अपने एजुकेशन के आइडियाज़ को सामने लेके आया। जैसे सबसे पहला उनका था फिजिकल डेवलपमेंट। अगर हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि फिजिकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं बच्चे फिजिकली फिट हो, ठीक है। उनका कहना था कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो पार्शियली एक्सरसाइज करता है इंटेलेक्ट ओनली द इंटायर नेग्लेक्ट ऑफ द बॉडी। मतलब वो सिर्फ, उनका कहना था कि जो एजुकेशन है वो हमें डांसिंग भी कराए, एक्टिविटीज़ भी कराए, एक्सरसाइज भी कराए, ये सारा कुछ कराए, ठीक है। एजुकेशन ऑफ द बॉडी सिर्फ इंटेलेक्ट, बौद्धिक क्षमता के लिए नहीं होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए ताकि हम एडजस्ट कर सके किसी भी तरह का वेदर कंडीशन, किसी भी तरह के हजार्ड्स को, इन सब चीज़ को हम एडजस्ट कर सकें, ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करने का बात उन्होंने किया, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में उन्होंने बोला कि पावर ऑफ थिंकिंग को डेवलप करें, सोचने की क्षमता को डेवलप करना चाहिए। उनका कहना था कि जो अभी का सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो कैसा है, बुकिस है, मोनोटोनस है, एक जैसा चल रहा है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, परीक्षा पे बेस्ड है, हर कुछ परीक्षा परीक्षा परीक्षा। जबकि इंटेलेक्ट का मतलब क्या है, जहाँ नरिशमेंट हो, जहाँ हम हर समय नया नया सीख सके, जहाँ हम चीज़ों को अपने जो केज है, अपना जो जंग मतलब कहते हैं ना एक बंधन है, उससे बाहर निकल के सीख सके। रट्टू तोता वाला काम नहीं करे, पैरोट वाला स्टार्विंग नहीं हो कि रट्टू तोता की तरह रट लिए चीज़ों को और वो हो गया, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि एजुकेशन ऐसा हो जो हमको कल्टीवेट कर सके, हमारे अंदर से इच्छा ला सके कि हम खुद एफर्ट कर सके, क्यूरियोसिटी ला सके, एक जागरूकता बढ़ा सके, किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत इच्छुक बढ़ा हो सके, है ना, अलर्टनेस हो सके हमारे माइंड में कि हाँ अरे ये चीज़ है, अरे वाह ऐसे है, मतलब हम हर चीज़ के लिए क्यूरियस हो सकें, ठीक है। और साथ ही साथ हम किसी आइडिया को क्रिटिकली अप्रेज भी करें और उसको एसिमिलेट भी करें, अपने अंदर भी यूज़ करें कि हमने क्या लर्न किया। अगर हमने सच बोलना सीखा है तो उस सच को हम क्रिटिकली अप्रेज भी करें, अगर गलत है वहाँ पे वो चीज़ कोई बात तो उसको क्रिटिसाइज भी करें, उसको अप्रेज भी करें और साथ ही साथ उसको अपने अंदर सम्मिलित भी करें। ये सारा बात उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कहा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें तो मोरल और स्पिरिचुअल में उन्होंने बोला कि जो टैगोर का प्रिंसिपल था वो ये था कि हर एक चाइल्ड को दोनों एस्पेक्ट में इंक्रीज करना है, हर उनका पर्सनालिटी को बढ़ाना है, मोरल भी और स्पिरिचुअल भी, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने किस पे इम्फेसिस किया, इनर डेवलपमेंट पे, इंसान के इनर डेवलपमेंट पे, कि अंदर से वो डेवलप हो सके।
इनर फ्रीडम पे, खुद के अंदर से वो फ्रीडम फील कर सके, इनलाइटमेंट हो सके, ठीक है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने सबसे बड़ा स्टार्टिंग किया, और वो स्टार्टिंग किया था शांति निकेतन। ये भी नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स, शांति निकेतन। ये शांति निकेतन उन्होंने किस लिए लिया था? ताकि वो स्पिरिचुअल कल्चर दे सके, ठीक है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कल्चर के लिए, ठीक है। और एजुकेशन ऐसा, उन्होंने बोला इसके अंदर कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि किसी को भी अपने अंदर जो आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइज हो कर सके, खुद को फोर्स करे अपने आप को डेवलप करने के लिए। वो चाहते थे कि मोरल ट्रेनिंग स्ट्रेस किया जाए, कैरेक्टर को डेवलप किया जाए, और ये सब कैसे होगा? इनर डिसिप्लिन के थ्रू, है ना, इनर डिसिप्लिन के थ्रू, आइडियल पीस के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू हमारा मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। फिर वो बोले हारमोनियस डेवलपमेंट और एजुकेशन फॉर कंप्लीटनेस, ठीक है। उन्होंने बोला हारमोनियस डेवलपमेंट की बात की, जिसके अंदर वो बोले कि इक्वली अलाइव, मतलब एक साथ जीना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रूली एजुकेटेड पर्सन का, सबको इक्वली प्रमोट करना, हारमोनियस डेवलपमेंट, मिलजुल करके। अटेनमेंट ऑफ फुल मैन, फुल मैन मतलब कंप्लीट मैन का मतलब है कि जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो किस पे स्ट्रेस करे? जो टैगोर हैं उनके व्यूज़ पे एक्सप्रेस करें। एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए जो मैन को कंप्लीट कर सके, उनके आइडिया को फुल कर सके, एक मैन जो है अपने आप को कंप्लीटली अटेन कर सके, ठीक है। उनका कहना था कि जो एजुकेशन से हम सिंथेसाइज करें वो क्या हो, एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के बीच में सिंथेसाइज करें और एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के बीच में सिंथेसाइज करें, ठीक है। सोसाइटी के डेवलपमेंट के बीच में सिंथेसाइज करें, इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। यहाँ लिखा है क्या कि दिस रिफर्स टू द आइडिया ऑफ फुलनेस ऑफ लाइफ, हमारा लाइफ कंप्लीट हो सके, कंप्लीट मैनहुड, और साथ ही साथ सिंथेसिस बिटवीन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इन दोनों पे भी फोकस कर सके। फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एज एन एम ऑफ एजुकेशन, ये भी उनका था। इसमें उन्होंने क्या कहा कि मैन काइंड मस्ट रियलाइज ए यूनिटी, मैन काइंड एक यूनिटी रियलाइज करे। इसके लिए उन्होंने विश्व भारती को, उनका एम था विश्व भारती करने का। विश्व भारती का मतलब क्या? 2 वर्ड से बना है, विश्व मतलब वर्ल्ड और भारती का मतलब क्या? कल्चर, यानी वो वर्ल्ड के कल्चर को एक साथ लाना चाहते थे। इस यूनिवर्सिटी का मतलब ही था यत्र विश्वम भवति एकादम, मतलब जहाँ पे पूरी दुनिया कहाँ मिले? एक प्लेस पे मिले, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है इसलिए मैं बस बोल के समझा रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा उतना पूछता नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। बट हाँ, ये याद रखना है कि विश्व भारती का मोटो क्या था? विश्व का मतलब था वर्ल्ड और भारती का मतलब क्या है? कल्चर। यानी उनका इस पूरे का मतलब था कि वर्ल्ड के कल्चर से उनका कहना था। वर्ल्ड के कल्चर का मतलब क्या? इस यूनिवर्सिटी का मोटो क्या था? इस यूनिवर्सिटी का मोटो था, मैं लिख देती हूँ इसको, यत्र विश्वम, हिंदी में ही लिख रही हूँ, इसको इंग्लिश में लिख करके, यत्र विश्वम भवति एकामिदम, संस्कृत टर्म है ये, यत्र विश्वम भवति एकामिदम, जिसका मतलब है वेयर द वर्ल्ड मीट्स एट वन प्लेस, ऐसा जगह जहाँ जो दुनिया है इसी एक जगह पे मिलती है। और वो कौन सी जगह थी? विश्व भारती, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना जिसमें ईस्ट वेस्ट हर जगह का इंटर कल्चर, इंटर सोशल, ये सब मिल सके। और हाईएस्ट मिशन उनका क्या था? मैन काइंड को यूनिटी करना, यूनिफिकेशन ऑफ मैन काइंड। बार बार यूनिटी ऑफ मैन काइंड आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इनका। इसकी बात उन्होंने इसमें की थी, ठीक है। तो ये इसमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एज एन एम ऑफ एजुकेशन में बात था। अब बात करते हैं डिसिप्लिन का। तो इनके अनुसार डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए ओपन हाउस की तरह, जहाँ स्टूडेंट और टीचर जो है अपने कम्पैक्ट लाइफ को छोड़ सके, लीव कर सके और खुश फ्रीडम जी सके। डेड केज में हो, डेड केज का मतलब जिसमें उनको फिक्स नहीं हो कि आर्टिफिशियली फूड को प्रिपेयर किया जाए, वो नहीं हो। ऐसा माइंड हो जहाँ पे
खुद खाना उन्हें बनाना है, मतलब खुद सीखना है, चीज़ों को खुद करना है, ये चीज़ की उन्होंने बात की। आर्टिफिशियली प्रिपेयर फूड जहाँ होगा वो क्या है, वो लाइव केज है, लेकिन उन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है डेड केज नहीं होना चाहिए, जहाँ पे लिविंग माइंड्स आर फेड विथ आर्टिफिशियली प्रिपेयर, है ना, ऐसा फूड मिले। डेड केज नहीं होना चाहिए जिसमें कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड खाना मिले। हमें केज कैसा होना चाहिए, लाइवलीहुड होना चाहिए, जहाँ हमको फ्रीडम है, जहाँ हम घूम सके, ये सब बात उन्होंने कहा था। ठीक है, टीचर के रोल की बात करें तो उनके अनुसार टीचर का क्या है, हाई प्रीमियम रोल है, बहुत हाई रोल है। टीचर एक कार्डिनल हाईएस्ट पोजीशन, सर्टेन वैल्यूज रखता है वो। ठीक है, टीचर को हार्ड टास्क मास्टर नहीं होना चाहिए कि चलो ये टास्क दिए, ये काम करना है, नहीं। टीचर को कैसा होना चाहिए, फ्रेंड की तरह होना चाहिए, एक फिलोसफर की तरह होना चाहिए, एक गाइड की तरह होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन फ्रेंड, सबसे बड़ा कीवर्ड आप बोल सकते हो इसका, इसको आपको लिखना है। अभी तक जितना भी बोले हैं इसमें से कुछ भी मान लेंगे, हर में आता ही है मोस्टली, हर टीचर जो है फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, ये सब चीज़ें, तो ये सब हम लोग आसानी से क्रैक कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो नोट पॉइंट आता है जिसको, जैसे ये, ठीक है, ये वाला लाइन आपको याद रखना है। ये क्या है, अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। मतलब एक शिक्षक जो है वो तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक वो खुद भी लर्न नहीं कर रहा हो, राइट। लाइक मी फ्रेंड, मैं आपको ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाने के पहले मैं फिर से पढ़ती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी आपके साथ फिर से इस बार भी एग्ज़ाम दूंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं इस फील्ड में रहूँगी तो मैं जितनी बार एग्ज़ाम दूंगी मैं उस एग्ज़ाम के लेवल को समझ पाऊँगी, एग्ज़ाम के लेवल को समझूंगी तो मैं उसके हिसाब से हर बार नया कंटेंट, हर चीज़ नया और हर तरीके से चीज़ों को जोड़ सकूँगी। तो इसीलिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जो कि हमको, जहाँ पे हम, टीचर कैसा होना चाहिए जहाँ पे हर समय हम खुद भी लर्न कर सकें। और इसी को उन्होंने किससे रिलेट किया, लैम्प से रिलेट किया। तो लैम्प कैन नेवर लाइट, एक लैम्प जो है तब तक लाइट नहीं दे सकता, तब तक ज्वलित नहीं हो सकता जब तक वो खुद को, अपने आप को बर्न नहीं करे, अपने फ्लेम को जलाए नहीं, ज्वलित ना हो, ठीक है, प्रज्वलित ना हो तब तक। आई थिंक हिंदी में यही बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लोगे यहाँ से यहाँ तक का, फाइन। अब बात करते हैं मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इवोल्यूशन। तो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इवोल्यूशन में ये इनका इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ देता है। तो सबसे पहला क्या था, टीचिंग थ्रू टूर्स एंड ट्रिप्स। उनका कहना था कि बच्चों को घुमाओ, टूर पे ले जाओ, बच्चों को जो चीज़ों जो है एक्सकर्सन के थ्रू, है ना, चीज़ों दिखाओ, सामने इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स पे ले जाओ। बच्चे सामने से देखेंगे, नेचुरल चीज़ों को जब तक फील नहीं करेंगे, उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं लेंगे, उनको वो चीज़ समझ नहीं आएगा, वो चीज़ को वो समझेंगे नहीं। तो इसीलिए टीचिंग कैसा होना चाहिए, थ्रू टूर्स एंड ट्रिप्स। फिर दूसरा उन्होंने बोला एक्टिविटीज़ कराओ, उनको ड्रामा, जंपिंग, डांसिंग, क्लाइंबिंग ट्री, इन सब तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, एजुकेशनल प्रोग्राम में इन्वॉल्व करो, जहाँ वो खुशी के साथ लर्न कर सके, खुशी और लर्निंग दोनों का एक साथ हो सके, यूनाइट हो सके, ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला नैरेशन कम डिस्कशन एंड डिबेट मेथड। नैरेशन कम डिस्कशन एंड डिबेट मेथड में क्या था, इसमें उन्होंने बोला कि हमें बच्चों को स्टोरी के मेथड में बताना है। स्टोरी कराओ, चीज़ों को कहानी के टर्म में लगाओ, डिबेट कराओ, उनसे भी बुलवाओ वो चीज़ों को, वो क्या सीखें, वो क्या देखें। ऑरेटरी एबिलिटी डेवलप करो, ऑरेटरी मतलब वक्ता का एबिलिटी डेवलप करना है, ठीक है। स्टूडेंट को इनकरेज करो कि वो खुद के प्रॉब्लम्स को अलग अलग एरिया में रेशनल डिबेट यानी तार्किक डिबेट डिस्कशंस के थ्रू सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये सब उन्होंने बोला। फिर ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की। ह्यूरिस्टिक मेथड में उन्होंने क्या बोला कि बच्चों को क्वेश्चन दो, खुद के डाउट को क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है। उनको कोई टॉपिक दो जिस पे वो खुद के आंसर्स को सेटिस्फाई कर सके। टीचर उनके आंसर्स को टीचर्स ट्राई टू सेटिस्फाई देम बाय देयर करेक्ट आंसर। बच्चों के आंसर से खुद को टीचर सेटिस्फाई कर सके। ऐसा कोई डाउट दो, ऐसा कोई क्वेश्चन लाओ जिस पे बच्चे खोज करें, ठीक है। टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछे ताकि बच्चों को वो इवैल्यूएट कर सके और कितने दूर तक और कितना समझ उन पे आ चुका है उस टॉपिक का जो कि क्लास में डिस्कस हुआ, ये चीज़ वो टीचर एनालाइज कर सके, ठीक है। मतलब इस मेथड में बच्चों को कोई क्वेश्चन दो, खोज करे बच्चे, उन पर आंसर लाए, तो ऐसा हो कि बच्चे से टीचर सेटिस्फाई हो, और उसके बाद टीचर भी क्वेश्चन करे ये देखने के लिए कि जो भी टॉपिक डिस्कशन हो रहा था उस पर कितना ज़्यादा
कॉम्प्रीहेंड यानी समझ आ चुका है उस बच्चे को उस टॉपिक पे उस डिस्कशन के हेल्प से, तो ये सारा मेथड होना चाहिए। यानी अगर ये मेथड सारे इनके इंपॉर्टेंट रेफरेंस याद करना होगा। तो टूर एंड ट्रैवलिंग मेथड, टूर मेथड, ठीक है। फिर उन्होंने एक्टिविटी मेथड पे फोकस किया, फाइन। फिर वो एक और चीज़ पे बात की, वो बोले नोन टू अननोन की ओर ले जाओ। जो बच्चे जानते हैं वो चीज़ से उनको अननोन की ओर ले जाओ, जो नहीं जानते हैं, यानी हियर टू फार, मतलब नज़दीक से दूर की ओर ले जाओ। ये भी टर्म यूज़ किया जाता है इनके नोन टू अननोन कंसेप्ट के लिए, फाइन। फिर ह्यूरिस्टिक मेथड की बात उन्होंने की। फिर उन्होंने डिबेटिक नैरेशन कम डिस्कशन और डिबेट मेथड की बात की। तो ये सारा बात उन्होंने अपने टीचिंग मेथड में किया। अब उनके मेजर वर्क को देख लेते हैं। तो मेजर वर्क में फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, जो जो फिलॉसफी में पार्ट में क्वेश्चन आया हुआ है जिसको आपको याद करना है, ठीक है। तो देखो, गीतांजलि, ठीक है, यूनिवर्सल मैन, द पोस्ट ऑफिस, ये 3 चीज़ जो है ना आया हुआ है फिलॉसफी के एजुकेशन क्वेश्चन में। अब ये साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, ये ना फ्रेंड इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था फिलॉसफी में, जिसको हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, बट हाँ अब वहाँ वो क्वेश्चन आया कि ये बुक था उनका, क्वेश्चन के फॉर्म में था, तो हमारे पास ऑप्शंस के फॉर्म में आ सकता है। तो ये बुक याद कर लेना, बाकी ये 3 बचा है, आराम से याद कर सकते हो, है ना। तो बुक्स के सारे को ना क्या करो, लिख लो। जो जो मैंने कीवर्ड बोला है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं जो मैं बताती हूँ। महात्मा गांधी लिख लो, विवेकानंद लिख लो, टैगोर लिख लो। यहाँ पे इनके कुछ कुछ जो भी फिलॉसफी है उसको कीवर्ड्स में लिख लो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इनके बुक्स उन्हीं के नीचे नीचे लिख लो, ताकि जब बुक्स लिखोगे ना तो तीनों को मिक्स नहीं कर पाओगे, एक जगह पे रहेगा तो वो ध्यान में रहेगा। तो इस तरह से इनके नोट्स लास्ट में बनाना। और कोई भी नोट्स 2 बार बनाने की कोशिश करो। 2 बार कैसे, कहने का क्या मतलब है मेरा, एक बार सिलेबस जब ख़त्म करते हो तो जैसे बनता जा रहा है, जितना बनता जा रहा है बनाओ, लेकिन जब दूसरी बार हम पढ़ने जाते हैं ना, तो दूसरी बार कोशिश करो कि आपको जो याद आ रहा है वो पॉइंट पहले खुद से लिखो उसके अंदर, और जो बच गया ना उसको फिर से देख के लिख लो, ठीक है। और इस तरह से आप करोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। या फिर वहीं पे नोट्स के पास जगह छोड़ते जाओ, जब कोई क्वेश्चन ऐड होता है और कुछ क्वेश्चन में कुछ नया कीवर्ड मिलता है तो उसको वहाँ लिखते चलो, उसी प्लेस पे, कुछ नया अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं, उसी प्लेस पे लिखते चलो, ठीक है। जिससे कि आपको उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया ये भी दिमाग में रहेगा, फाइन। तो क्लियर है, हम एक बार पूरा डिटेल में हम इनके सारे कीवर्ड्स को हम लोग जल्दी जल्दी में रीड कर देती हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? रविन्द्रनाथ टैगोर एक आइडियलिस्ट भी थे, एक नेचुरलिस्ट भी थे, एक इंडिविजुअलिस्ट भी थे, एक स्पिरिचुअलिस्ट भी थे, एक ह्यूमनिस्ट भी थे, वेदांतिस्ट भी थे, क्योंकि वो बोलते थे आई एम ब्रह्मा। फिर जो जो मेरे दिमाग में पहले पहले याद आता है हम वो लिखते हैं। फिर उन्होंने बोला कि एक टीचर जो है तभी पढ़ा सकता है जब तक वो खुद पढ़ रहा है, यानी एक लैम्प जो है तभी जल सकते हैं जब तक वो खुद जल रहा है। फिर उन्होंने डिसिप्लिन का क्या बात की, इनर डिसिप्लिन और फ्रीडम की बात उन्होंने की। वाइल्ड केज में नहीं बोला, डेड केज के बारे में बोला कि नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें उनका वर्किंग का बात करें तो गीतांजलि जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। फिर वो हमेशा यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की बात करते थे, ठीक है। फिर नेचर के लव के लिए बोलते थे, लव फॉर नेचर। फिर वो टूर एंड ट्रैवल मेथड की बात करते थे, टूर एंड ट्रैवल मेथड, एक्सकर्शन मेथड, एक्टिविटी मेथड की बात करते थे, क्रिएटिविटी की बात करते थे, करके सीखने की बात करते थे, ह्यूरिस्टिक मेथड खोज विधि की बात करते थे, डिबेट करने की बात करते थे, ऑरेटरी यानी वक्ता डेवलप कराने के लिए किसी की बोलने की कैपेसिटी या बोलने के ढंग को सही करने की बात करते थे। फिर उन्होंने शांति निकेतन के बारे में बताया, ठीक है। शांति निकेतन क्या है, ये भी एक उनका स्मॉल जो है उनका एक क्या बोल सकते हैं, एक प्लेस था। इसको हम लोग एबोर्ड ऑफ पीस के नाम से भी जानते हैं, ऐसा जगह जहाँ शांति के लिए बनाया गया हो, एबोर्ड ऑफ पीस। ये भी कीवर्ड है, आप लोग लिख लेना, एबोर्ड ऑफ पीस, ठीक है, शांति निकेतन में। और फिर उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्या बोला, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, विश्व मतलब वर्ल्ड और भारती मतलब उन्होंने क्या बोला, कल्चर, यानी वर्ल्ड का कल्चर एक ही जगह आएगा, जिसके लिए था यत्र विश्वम भवति एकदम, ठीक है, जहाँ ईस्ट और वेस्ट के
कंक्लूड करने के बाद उन्होंने किया। शांति निकेतन में उन्होंने और क्या सिखाया था, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कल्चर यानी शांति, अबोर्ड ऑफ पीस, ठीक है, इन सब चीज़ की उन्होंने बात की थी। तो ये सारा उनका कीवर्ड है। ब्रदरहुड इनके लिए कीवर्ड है, तो ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है। और भी कुछ ऐसा कोई कीवर्ड या कुछ होगा तो मैं वो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूँगी, सो डोंट बी वरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑरोबिंदो करेंगे, ठीक है। ऑरोबिंदो में मैंने बहुत सारा कुछ न्यू आइडिया भी डाला है, ऑर्डिनरी माइंड वगैरह, जिससे फिलॉसफी में था एंड मुझे लगा हमसे भी पूछा जा सकता है, तो उसके बेसिस पे मैंने डाला है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। एंड डोंट वरी, हिंदी वाला PDF जो है वो मैं जब इसको करूँगी, हो गया है लैपटॉप, ठीक है, तो मैं सबको एक ही बार में साथ में PDF दे दूँगी हिंदी वाला ये करके, ठीक है। सो फ्रेंड, अगर अच्छा लगा कंटेंट एंड समझ आया चीज़ें, कीवर्ड्स, नोट्स सब कैसे बनाना है, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।